हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में तेजी, तमाम पार्टियों के रहनुमा तशहीरी मुहिम में मसरूफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुंदरनगर और सोलन में इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। दीगर पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज किया जाएगा जारी। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। रियासत में 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। सदर द्रौपदी मुर्मू का शुमाल मशरक का 4 रोज़ा दौरा आज होगा खत्म। दौरे के अख्ताम से पहले सदर रांगला में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से करेंगी बातचीत। दिल्ली एनसीआर में हवा मुसलसल खतरनाक सतह पर, कई जगहों पर हवा के मेयार का इंडेक्स 450 के करीब पहुंचा। मरकजी वजीर सेहत ने अवाम से मास्क पहनने की अपील की। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा जारी। अमरीका ने यूक्रेन को तकरीबन $400 मिलियन की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद देने का किया ऐलान। कहा कि यह पैकेज इजाफी सिक्योरिटी इमदाद की सूरत में यूक्रेन की फौरी ज़रूरतों को करेगा पूरा। खेलों में सिडनी में जारी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए के सुपर 12 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का श्रीलंका से होगा मुकाबला। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच हर कीमत पर जीतना जरूरी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में आइंदा होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी के बड़े लीडरों ने रियासत में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। वजीर आजम सुंदरनगर और सोलन में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली की पूरी तैयारियां कर ली हैं। वजीर आला जयराम ठाकुर ने जुमे को सुंदरनगर पहुंचकर वजीर आजम की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी जानिब वजीर आला जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी की रैली के बारे में कहा कि पीएम मोदी की ये रैलियां तारीखी होंगी। और गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। रियासत में 2 मरहलों में पोलिंग होनी है। पहले मरहले की पोलिंग 1 दिसंबर और दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले मरहले में 79 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के तहत 14 नवंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने पोरबंदर असेंबली सीट से अर्जुन मोढारिया को टिकट दिया है, जबकि हितेश भाई एम वारा को राजकोट से उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर अमितेश गरासिया झालोर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। गुजरात में पहले मरहले में 79 सीटों पर 1 दिसंबर को पोलिंग होगी। रियासत में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में हो रहे हैं। दूसरे मरहले में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत इलाकाई पार्टी इंतखाबी मैदान में पूरे दमखम के साथ हैं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर आज ऊना जिले के चिरंतपुरनी असेंबली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर जिले के नादौन में भी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज बिलासपुर में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके साथ ही इख्तिदार पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी भी असेंबली इंतखाबात के लिए घर घर मुहिम के तहत अवामी राब्ते पर जोर दे रही है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इंतखाबी दर्जा हरारत रोजाना बढ़ रहा है। दोनों रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की कमान प्रियंका वाड्रा ने संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मैदान में है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। हिमाचल में तो तशहरी मुहिम
अपनी चोटी पर पहुंचती दिख रही है, तो गुजरात में भी इंतखाबात के ऐलान के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार रैलियां की। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम सियासी पार्टियां अपनी तशहीरी मुहिम को धार देने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम की कमान अपने हाथों में ली हुई है, तो यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। नड्डा ने धर्मपुर में तो योगी ने कांगड़ा में रैलियां की। दोनों ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। मोबाइल बनाने वाला सेकंड मैन्युफैक्चरर हो गया इंडिया। स्टील बनाने वाला दूसरा देश हो गया, दूसरे नंबर का देश हो गया भारत। सौर ऊर्जा में हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और जिस ब्रिटानिया ने हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी बिलासपुर जिले के झुंडता असेंबली हलके में, बरंठी और कांगड़ा असेंबली हलके के तहत गंटोर में लोगों से खिताब किया। वहीं मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। झूठ बोलकर गुमराह करना, वोट लेना, ये कांग्रेस की आदत बन गई थी, झूठ पर और झूठ की राजनीति करना। और जब वो सत्ता में आए तब हिमाचल के विकास को रुकवाना। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रोजेक्ट दिए, उनको कांग्रेस ने उस समय रुकवाने का ही काम किया। कांग्रेस कभी हिमाचल प्रदेश के विकास के हित में नहीं थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई। कांग्रेस पार्टी की तशहीरी मुहिम की कमान प्रियंका वाड्रा ने संभाली है। उन्होंने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद नरगौटा बागवा में प्रियंका गांधी ने रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए जरूरी है कि राय दहिंदगान अपने हुकूक को पहचाने और उनके तई बेदार रहें। यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है और तशहीरी मुहिम के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही है। पार्टी के रहनुमा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमले कर रहे हैं। गुजरात में इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी गांधीनगर में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में बीजेपी के तमाम रहनुमा मौजूद रहे। ये बैठक अगले हफ्ते भी चलेगी। माना जा रहा है कि इसमें 42 असेंबली हलकों पर सीटों पर गौर ख्वास हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के लिए एक खास बैठक की। गुजरात के उम्मीदवार पर उन्होंने भी गौर ख्वास किया। उधर गुजरात असेंबली हलके के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक प्रोग्राम में उनके नाम का ऐलान किया। पार्टी का दावा है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी ने 16,000 से ज्यादा लोगों से राय ली है, जिसमें 73% लोगों ने गढ़वी का नाम सुझाया। 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पपलिया में पैदा हुए ईशुदान गढ़वी पेशे से एक सहाफी भी हैं। गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे, मुझे भी देते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी की अगुवाई में जो कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूं। दोनों रियासतों में चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। सियासी पार्टियों के महारथी एक के बाद एक मैदान में उतरकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर
सदर द्रौपदी मुर्मू के शुमाल मशरक़ के 4 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज रांगला में अपने शोबे में कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के अरकान से बातचीत करेंगी। क़ब्ल अज़ीं सदर जमहूरिया ने कल आइज़वाल में मिज़ोरम असम्बली के अरकान से भी खिताब किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कौमी अहलियती टेस्ट यानी नेट 2022 का नतीजा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज जारी करेगा। यूजीसी नेट का इम्तहान 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर 2022 को मुनक़्क़िद हुआ था। उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना यूजीसी नेट नतीजा चेक कर सकते हैं। नतीजा देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने दरख्वास्त फॉर्म नंबर और पासवर्ड तारीख पैदाइश की ज़रूरत होगी। दारुल हुकूमत दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड किया गया, जो कि संगीन ज़ुमरे में है। IIT दिल्ली में PM10 की सतह 294 और PM2.5 की सतह 376 दर्ज की गई है। पूसा में PM10 की सतह 374 और PM2.5 की सतह 438 दर्ज की गई है, जबकि नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब में पराली जलाने के वाक़यात में इजाफे से दिल्ली NCR कदम घुट रहा है। दारुल हुकूमत दिल्ली और NCR में गुज़िश्ता 3 दिनों से सियाह दोहे की हल्की परत गुज़िश्ता 3 दिनों से जमी हुई है और एयर क्वालिटी मुसलसल ख़राब होती जा रही है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने क्विक रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे मरहले के तहत मुख्तलिफ इक़दाम को नाफिज करने का फैसला किया। इसके तहत दिल्ली और आसपास के अजला में 6BS के अलावा डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रूरी और हंगामी खदमात वाली गाड़ियों को चलाने की इजाज़त होगी। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में घुटन वाली आलूदगी पर केजरीवाल हुकूमत को निशाना बनाया है। मांडविया ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली के लोगों से अपील की जाती है कि वो मास्क पहने और फ़िज़ाई आलूदगी से ख़ुद को बचाएं, क्योंकि केजरीवाल जी गुजरात और हिमाचल में मुफ्त रेवड़ी से मुतालिक वादे करने और दिल्ली के अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपयों को खर्च करके इश्तहारात देने में मसरूफ़ हैं। और इसी बीच दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। दिल्ली में 4 दिसंबर को इंतखाबात होंगे, जबकि वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली के रियासती इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विजय देव ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। पेश है हमारे नुमाइंदे क्रिश निशाना की यह खास रिपोर्ट। दिल्ली के रियासती कमिश्नर विजय देव ने जुमे को दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन MCD के इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। कागजात नामजदगी 7 नवंबर से 14 नवंबर तक होगी, जबकि 4 दिसंबर को वोटिंग की तारीख का ऐलान किया गया है। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 250 सीटें हैं, जिनमें से 42 सीटें दर्जे फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस हैं, जबकि ख्वातीन के लिए 50% सीटें होंगी। Today, the Model Code of Conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification, which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing, will be on Monday, 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December. दिल्ली में पहले मशरकी, शुमाली और जनूबी कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, लेकिन इस साल मई के महीने में कॉर्पोरेशन के इंतजाम के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने वार्डों की हदबंदी के लिए हदबंदी कमीशन तश्कील दी है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजाम से पहले दिल्ली में 272 वार्ड हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्डों की हदबंदी के बाद अब इसकी तादाद 250 कर दी गई है। वार्डों के ऐलान के बाद अब सियासी जमातें इंतखाबात की तारीखों के ऐलान को लेकर काफी पुरजोश हैं। निगम चुनाव उसका बहुत स्वागत करता हूं और दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद करूंगा इलेक्शन कमीशन का। इस इलेक्शन का सबसे ज्यादा अगर कोई
वेट कर रहा था, तो दिल्ली की जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही थी। लोकतंत्र में चुनाव घोषित होते हैं तो स्वाभाविक है हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली की जनता की अदालत में इलेक्शन होगा, हम वहाँ जाएंगे और दिल्ली के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखेंगे। जो उनके अधिकार हैं जिन पर हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, वो अधिकार पे भी सवाल पूछेंगे, वोट मांगेंगे। दिल्ली में कुल 1,46,73,884 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 79,86,705 और खवातीन वोटर्स की तादाद 66,86,081 है, जबकि दिगर 1,061 वोटर्स हैं। इस बार इलेक्शन में 1 लाख से ज्यादा एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। तकरीबन 13,665 पोलिंग स्टेशनों पर 55,000 से ज्यादा ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबात के अखराजात की हद बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। और इस दौरान राजधानी दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूल आज से फिजाई आलूदगी की सतह में बेहतरी आने तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली हुकूमत जरूरत पड़ने पर राजधानी में गाड़ियों की ताकजुफ्त स्कीम को नाफिज करने पर भी गौर ख्वास कर रही है। दिल्ली हुकूमत के 50% मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत ने निजी दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कैलिफोर्निया में तेल कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। बाइडन ने कहा है कि उनकी इंतजामिया में पॉलिसियों को बेहतर बनाने पर काफ़ी हद तक जोर है। बाइडन ने कहा कि अमेरिका में तेज़ी से रोजगार के मौक़े पैदा हो रहे हैं, जो अमेरिकी मईशत के लिए बहुत मस्बत इशारा है। आपको बताते चलें कि 8 नवंबर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों और सीनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही 39 रियासती और इलाकाई गवर्नर के इंतखाबात के अलावा कई दीगर रियासतों में भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 20 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही इसके हक में वोट दे चुके हैं, जिनमें अमरीकी सदर भी शामिल हैं। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन तनाज़े के दौरान यूक्रेन की सलामती को बढ़ाने के लिए $400 मिलियन देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजाफी सिक्योरिटी इमदाद की सूरत हाल में ये पैकेज यूक्रेन की इंतहाई फौरी ज़रूरियात को पूरा करेगा। इस $400 मिलियन की इमदाद यूक्रेन की फ़िज़ाई सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा, ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ बेहतर तरीके से अपना दिफा करने में मदद मिल सके। अमेरिका में बाइडन इंतजामिया ने यूक्रेन को सिक्योरिटी ताउन देने की शक्ल में $18.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की मदद की अहद बस्तगी का भी इजहार किया है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात पर चीन और रूस को तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि चीन और रूस ने हमेशा शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात को सही ठहराया है। इन अरकान ने शुमाली कोरिया को अहल बनाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अमरीकी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम ममालिक से शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात के खिलाफ इत्तेहाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि कौंसिल के 13 अरकान शुमाली कोरिया की गैर कानूनी कार्रवाई की मजम्मत में शामिल हुए हैं। भारत ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात और अक़वाम मुत्तहिदा में तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल रुकन रोचेरा कंबोज ने कहा है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात अमन और सलामती को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिसाइल तजर्बा सलामती कौंसिल के करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ एक ख़त या किसी खित्ते या किसी मुल्क का नहीं है, इससे पूरी दुनिया के अमन और सलामती को खतरा लाहक है। और नाजरीन, अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। जो सबसे पहली खबर हमने आज के उर्दू अखबारात में ली है वो रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और वो दिल्ली से मुताल्लिक़ है। राजधानी दिल्ली में आलूदगी के पेश नज़र तमाम प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। ताख़ुजुफ़्त निज़ाम नाफिज करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये सिर्फ पंजाब और दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे शुमाली हिंद का मसला है, अरविंद केजरीवाल का बयान। इसके साथ ही जो दूसरी खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने ली है वो खबर है सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की पेंशन स्कीम 2014 को बहाल कर दिया है, तनख्वाह की हद को मनसूख कर दिया है। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 4 दिसंबर को होंगे, वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। ये अपनी सुर्खी बनाई इनकलाब ने। साथ ही साथ दिल्ली में खतरनाक हद तक पहुंची आलूदगी की सतह, स्कूल बंद, ये भी
सुर्खी है ताक़ुजुफ्त फार्मूला भी नाफिज होने का इम्कान। दिल्ली में तशवीशनाक हद तक घुटन पैदा हो गई है और धुएं के बादल और परत छा गई है। इस सिलसिले में काफ़ी तशवीश है आवाम को। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये खबर है ये खबर जो ली है ये खबर है ये थी यूपी में धर्म संसद के इनेकाद पर पाबंदी आयद करने का अहकाम जारी किए गए हैं। और इसके बाद जो अगली खबर ली गई है वो है हमारा समाज से, वो ये है बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इसराइल के वज़ीर आज़म बनेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, ये भी अखबार मशरक़ से है और इसमें भारतीय फ़ौज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए 5 मंसूबों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में एक बयान जारी करते हुए फ़ौज ने कहा है कि मुल्क में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तैयार करने और ख़ुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देने के मकसद के साथ 5 मेक 11 प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्टों को मंजूरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और अब खबरें खेल के मैदान से। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज सिडनी में ग्रुप ए के सुपर 12 के मैच में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मैच हर कीमत पर जीतना होगा। ग्रुप 1 की पहली टीम से न्यूजीलैंड की टीम पहली टीम बन गई है। ऐसी सूरत हाल में मुकाबला महज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ही रह गया है। अब देखना ये होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब होती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त 5 मैचों में 7 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। ऐसी सूरत हाल में अगर इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ आज का मैच जीत लिया तो इंग्लिश टीम के भी 7 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पुख्ता कर लेगी। यानी इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ मैच हर हालत में जीतना ही होगा। उधर ICC T20 आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी है। एडिलेड में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने 54 जबकि मिचेल मार्श ने 45 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 23 गेंदों पर नॉट आउट रहते हुए 48 रन की इनिंग खेली। खेल की खबरों के बाद अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। गुजरात के दाहोद जिले के नाबीना टीचर हितल कुमार एक जिंदा मिसाल हैं। हितल भाई दही इलाकों में घर घर जाकर गरीब बच्चों को तालीम देने के साथ साथ मुआशरे के लिए एक तहरीक का काम कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इरादे मजबूत हों तो दुनिया में कोई काम भी नामुमकिन नहीं है और इसी को उजागर कर रहे हैं दाहोद जिले के हितल भाई, जो खुद खुली आंखों से इस दुनिया को तो देख नहीं सकते, लेकिन वो ख्वाब देखते हैं न्यू इंडिया का, महरूम तबके के बच्चों को अंधेरे से निकालने का, और इसीलिए वो इन बच्चों की जिंदगी में तालीम की नई रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा था तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्कूल बंद थी लेकिन शिक्षा बंद नहीं थी, हमारे गुजरात के गवर्नमेंट का ये स्लोगन था कि स्कूल बंद लेकिन शिक्षा बंद नहीं है, तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हर गली मोहल्ले में उनके एरिया में जा के पढ़ाते थे।
हालांकि ये बहुत इंटीरियर एरिया है, यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कुछ छोटे बड़े डूंगर है, उसको पार करके भी कभी कभी जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ विलेज के जितने भी लोग हैं ना, बहुत सपोर्टिव है, तो उनकी मदद से मैं जैसे तैसे भी वहाँ पहुँचता था। और बच्चों को वहाँ जा के पर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता था कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। तो मैं अपनी तरफ से ये तो हमेशा लगा रहता हूँ कि अगर कोरोना है तो भी क्या और नहीं है तो भी क्या, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, बच्चे पढ़ना चाहिए। तो बस यही मकसद से और ईश्वर की कृपा से मैं काम कर रहा हूँ। दरअसल केमिकल फैक्ट्री में काम के दौरान हुए एक ब्लास्ट में हेतल भाई ने अपनी आंखें गंवा दी थीं। ऐसे हादसों के बाद अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, पर हेतल भाई ने अपने अंदर हिम्मत का एक नया जज्बा पाया कि दुनिया में हार नहीं माननी है। कोरोना काल में जब महरूम तबके के बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल हो रहा था, तब हेतल भाई ने बीड़ा उठाया इन बच्चों को पढ़ाने का। इसके लिए उन्होंने एक दोस्त का साथ लिया। दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर वो बच्चों के घर घर जाते और उन्हें पढ़ाते। अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ती इन मासूम बच्चों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं, जो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि अपने उस्ताद के जरिए हर दिन जिंदगी को एक नए हौसले से जीने की तालीम हासिल करते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अन्य शिक्षकों की तरह अपना शैक्षणिक कार्य करवाते हैं, साथ में बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देते हैं। कोरोना महामारी के वक्त भी वह अपने जो इलाका है वो इलाके में जाके खुद बच्चों के घर पे जाके एजुकेशन का काम करते थे। साथ साथ में उन्होंने अच्छा कार्य किया और हमारे जब स्कूल रेगुलर होता है तो रेगुलर स्कूल में भी वह अच्छी तरह पढ़ाई करवाते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। इस काम में उन्होंने अपनी दिव्यांग मां का भी साथ लिया, जो अपने बेटे के इस कदम से काफी फख्र महसूस करती हैं। अपनी बंद आंखों से दुनिया के लिए तालीम के नए दरवाजे खोलने वाले हेतल भाई तालीम के तई जुनून रखते हैं और हमेशा ही लोगों को एक नए हौसले से दो चार करते हैं। दाहोद से जिग्नेश नायक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।